Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज का हमारा ये वीडियो अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है. आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज. हमारे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, ये आपको बताना है. ऑप्शन 1 205 बोन्स, ऑप्शन बी 206 बोन्स, ऑप्शन 3 207 बोन्स, ऑप्शन डी 208 बोन्स. The right answer is ऑप्शन 2 206 बोन्स. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये बिल्कुल सही गैस किया होगा. आइए ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं इन सभी को थोड़ा डिटेल से जान लें. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप बताएंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी बोन्स होती हैं, तो आप बताएंगे 80 बोन्स. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कुल 80 बोन्स होती हैं. और यदि पूछा जाए कि अपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, तो आप बताएंगे टोटल 126 बोन, 126 बोन्स. अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर बॉडी की कौन कौन सी बोन्स को इंक्लूड किया जाता है, अपेंडिकुलर सिस्टम में किसे किसे इंक्लूड किया जाता है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम करेंगे बात एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया कि टोटल 80 बोन्स होती हैं, 80 बोन होती हैं, जिसमें सबसे पहला तो आता है आपका स्कल बोन. उसके बाद आते हैं वर्टिब्रास. उसके बाद आता है रेप्स एंड स्टर्नम. उसके बाद आता है ऑडिटरी ऑसिकल्स. उसके बाद आता है हायोइड बोन. ये सभी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. नेक्स्ट यदि बात की जाए कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में किसे किसे इंक्लूड करते हैं, नोट कर लीजिएगा. अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अपर बोन्स की बात की जाए तो ये टोटल 64 होती हैं. इसके अंदर पेक्टोरल गर्डल, आर्म्स एंड लेग, फिर आता है लोअर पोर्शन जिसमें टोटल 62 बोन्स होती हैं. इसमें हम पेल्विक गर्डल, लेग्स एंड फीट इन्हें इंक्लूड करते हैं. अब देखिएगा, आपने इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें स्कल है, वर्टिब्रे कॉलम है, रिब्स एंड स्टर्नम है, ऑडिटरी ऑसिकल है, हायोइड बोन है. और अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर हमने अपर और लोअर दो पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया. अपर पोर्शन के अंदर पेक्टोरल गर्डल, आर्म्स एंड लेग हैं और इनके मिलने से टोटल 64 बोन्स द्वारा ये पोर्शन तैयार होता है. लोअर पोर्शन के अंदर पेल्विक गर्डल, लेग्स एंड फीट को इंक्लूड करते हैं. इसका निर्माण 64 बोन के मिलने से होता है. आइए अब इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लें
एग्जाम में यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कल का निर्माण किस किस के मिलने से होता है। स्कल बोन्स, हमारे स्कल के अंदर, हमारे जो स्कल है इसका फॉर्मेशन दो स्ट्रक्चर से मिलकर होता है। सबसे पहला है क्रेनियल बोन्स और फिर आता है फेशियल बोन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की। क्रेनियल बोन्स जो है टोटल संख्या में 8 होती हैं और इस साइड में हम देखें तो फेशियल बोन्स ये संख्या में कुल होती हैं 14। तो 14 बोन्स मिलकर हमारा फेस बनाती हैं, हमारा चेहरा बनाती हैं और 8 बोन्स मिलकर हमारा क्रेनियम बनाती हैं। क्रेनियम का मतलब होता है ऐसी संरचना जिसमें हमारा दिमाग सुरक्षित रहता है। हमारा ब्रेन जिस हड्डी के बने खांचे में सुरक्षित रहता है, इसे आप क्रेनियम के नाम से जानते हैं। इसे क्रेनियम वॉलेट भी आप कह सकते हैं। अब इस क्रेनियम के अंदर 8 बोन कौन कौन सी पाई जाती हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहली बोन आती है फ्रंटल। फ्रंटल बोन संख्या में 1 होती है। फिर आता है ऑक्सीपिटल बोन, ये भी संख्या में 1 होती है। ये आपकी शरीर में पीछे गर्दन की तरफ होने पाई जाने वाली बोन है। इसके बाद हम बात करते हैं एथेमॉइड। एथेमॉइड बोन भी संख्या में 1 होती है। फिर आता है स्पेनॉइड बोन, ये बोन भी संख्या में 1 है। फिर आता है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन संख्या में 2 होती है। आप अपने सर पर दाएं और बाईं तरफ जो बोन देख रहे हैं ये पैराइटल बोन है और ये संख्या में 2 होती हैं। और आखिरी में आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी संख्या में 2 है। अब इसे आप टोटल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बोन्स हो गई जिनके द्वारा हमारा क्रेनियम तैयार हो रहा है। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। ये संख्या में टोटल 14 है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वॉर्मर बोन, ये संख्या में 1 होती है। फिर आता है मैंडिबल बोन, ये भी संख्या में 1 है। फिर आता है मैक्सिले बोन, ये भी मैक्सिले संख्या में 2 होती हैं, दिस इज 2 इन नंबर। फिर आता है जाइगोमेटिक बोन, ये संख्या में 2 होती है। फिर आता है नेजल बोन, ये भी संख्या में 2 होती है। फिर आता है नेजल कॉन्के, ये भी संख्या में 2 हैं। फिर आता है लैक्राइमल, ये भी संख्या में 2 हैं। और फाइनली आता है पैलेटाइन बोन, ये भी संख्या में 2 होती हैं। अब इन्हें आप टोटल कीजिएगा, 1 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से टोटल 14 फेशियल बोन्स आपकी तैयार हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हमारी बोन इसके बाद में कौन सी लिखी थी हमने, एक बार जरा देख लेते हैं। स्कल को हमने डिस्कस कर लिया, अब बारी है वर्टिब्रे की। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रे कॉलम के बारे में, इंपॉर्टेंट है। हमारा जो वर्टिब्रा है इसके अंदर टोटल 33 बोन्स होती हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन में 33 बोन्स ना हो, एग्जामिनर यहां पर 26 बोन लिख कर दे, तो आप इसे भी सही मानेंगे, क्योंकि हमारी जो सैक्रम और कॉक्सिक्स है ये बोन आगे जाकर आपस में फ्यूज हो जाती हैं, यानी आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे 33 बोन्स की बजाय हमारे वर्टिब्रा में कुल 26 बोन ही बचती हैं। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे वर्टिब्रा की शुरुआत होती है हमारे सर और गर्दन के बीच वाले हिस्से में पाए जाने वाली सभी हड्डियों से।
इसे आप सर्वाइकल एरिया के वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर टोटल 7 बोन होती हैं। 7 सर्वाइकल बोन्स कंप्लीट होने के बाद हमारा थोरेसिक पोर्शन शुरू होता है और इसके अंदर 12 बोन्स होती हैं। थोरेसिक पोर्शन के बाद में आता है लंबार रीजन, यहां पर टोटल 5 बोन्स होती हैं। अब जो एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है वो यहां पर मौजूद सैक्रम और कॉक्सिक्स बोन्स में करवाता है। सैक्रम और कॉक्सिक्स, यहां गौर करिएगा, अगर एग्जामिनर आंसर में 33 को सही मानता है तो यहां पर जो सैक्रम बोन की संख्या होगी वो 5 होगी और कॉक्सिक्स बोन की संख्या 4 होगी। आप इसे जब टोटल करेंगे तो टोटल 33 बोन्स आएंगी। अब केस 2 की बात करते हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का हो सकता है। देखिए सर्वाइकल तो 7 ही है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, लेकिन अब अडल्ट जो है पर्सन, उसके अंदर ये सैक्रम बोन आपस में जुड़ चुकी हैं और 5 की बजाय यहां पर अब ये एक ही बोन बची है। 5 अलग अलग बोन आपस में मिलकर एक बोन बना लेती हैं, तो यहां पर हम सैक्रम की संख्या 1 मानेंगे। और उसी प्रकार से कॉक्सिक्स जो कि 4 अलग अलग बोन्स थी जुड़कर आपस में एक बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब आप इसे टोटल करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 26 बोन। तो याद रखिएगा वर्टिब्रा के अंदर चाहे ऑप्शन में 33 बोन दिया हो चाहे 26 दिया गया हो, तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी आंसर आपको सामने मिले उसे आप सही मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्टिब्रे आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं रिब्स एंड स्टर्नम की। सबसे पहले रिब्स। हम सभी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शरीर में 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, यानी 12 जोड़ी पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनमें से कई बार थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं उन्हें आप किस नाम से जानते हैं। फिर पाई जाने वाली 3 पेयर ऑफ रिब्स को क्या कहते हैं, और फिर फाइनली जो दो लास्ट की 2 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उन्हें आप किस नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है, गौर कीजिएगा। हमारी जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं इन्हें आप ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। और ट्रू रिब्स के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से अटैच रहती हैं। यहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा, ये आपके ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम बोन से डायरेक्टली जुड़ी रहती हैं, इस वजह से इन्हें ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो 8वीं 9वीं और 10वीं नंबर पसलियों का जोड़ा है इसे आप फॉल्स रिब के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो बोन्स हैं डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इन्हें हम फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट की 11 और 12th नंबर जो रिब्स हैं इन्हें आप फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज ये इनका एक सिरा आगे किसी और जगह से नहीं जुड़ा होता, ये फ्री रहती हैं, सो इसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। इसी हेडिंग के नीचे हमारा आखिरी ये बचता है स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन को आप ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। आपके चेस्ट एरिया में बीचों बीच में जो हड्डी पाई जाती है इसे आप स्टर्नम बोन या ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। इसी बोन के सबसे तीखे नुकीले निचले हिस्से पर आप हाथ को रखकर सीपीआर परफॉर्म भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की। इसे आप ईयर ऑसिकल के नाम से भी जानते हैं।
ऑडिटरी ऑसिकल्स कह दीजिए या ईयर ऑसिकल्स कह दीजिए, दोनों ही एक बात है। और इसकी कुल संख्या होती है 6। सिंपली कहें तो हमारे कान के अंदर टोटल 6 बोन्स पाई जाती हैं। ये बोन्स कौन कौन सी है, आइए इसे जान लें। सबसे पहली बोन है मेलियस। मेलियस बोन जो है हैमर शेप बोन होती है। हैमर शेप का मतलब है हथौड़े के आकार की बोन होती है और इसकी संख्या होती है 2। इसके बाद आता है इंकस। इंकस बोन की संख्या भी 2 होती है। और फिर आता है स्टेपीज बोन। स्टेपीज भी संख्या में 2 होती हैं। मेलियस, इंकस, स्टेपीज, इसे याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, MIS, मिस। M फॉर मेलियस, I फॉर इंकस, S फॉर स्टेपीज। इस प्रकार से टोटल 6 बोन्स हो गई। इसी हेडिंग के नीचे हम बात करते हैं हायोइड बोन की। याद रखिएगा, हायोइड बोन की संख्या 1 होती है और ये हमारे शरीर की ऐसी बोन है जिसका एक हिस्सा किसी और दूसरे ऑर्गन, मसल या बोन से जुड़ा नहीं होता। ये फ्री फ्लोटिंग टाइप की बोन पाई जाती है। आइए अब बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की। अपेंडिकुलर सिस्टम में टोटल 126 बोन्स पाई जाती हैं। इस बात को हमने डिस्कस किया था अभी। सबसे पहले बात करेंगे अपर बोन्स की। अपर बोन्स के अंदर टोटल संख्या में बोन है 64 और लोअर पोर्शन के अंदर आएंगी 62 बोन्स। अपर पोर्शन के अंदर सबसे पहले आएगा पेक्टोरल गर्डल, और फिर आएगा आर्म्स एंड हैंड, अब देखिएगा हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें 2 प्रकार की बोन्स पाई जाती हैं। सबसे पहली बोन है स्कैपुला। स्कैपुला संख्या में 2 होती हैं। और दूसरी बोन आती है क्लेविकल, ये भी संख्या में 2 होती हैं। क्लेविकल बोन को आप ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। ये एस शेप्ड बोन होती है, संख्या में 2 होती है। स्कैपुला बोन को आप शोल्डर गर्डल के नाम, शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं और ये संख्या में 2 होती हैं। फिर हम बात करते हैं आर्म्स एंड हैंड्स में पाई जाने वाली बोन्स की। सबसे पहले है ह्यूमरस, संख्या में 2। फिर आती है अल्ना। ह्यूमरस बोन आपके कंधे से कोहनी के बीच में पाई जाने वाली बोन है। याद रखिएगा, आपके अपर एक्सट्रीमिटी में यानी हाथों में कंधे और कोहनी के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसे आप ह्यूमरस कहते हैं और दोनों हाथों में है, इसलिए संख्या में ये 2 है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बोन की, जो कि आपकी कोहनी और कलाई के बीच में पाई जाती है, दोनों हाथों में होती है, संख्या में 2 होती है। इसे आप अल्ना कहते हैं। इसी अल्ना के साथ ही इसके पैरेलल ही अंगूठे की तरफ कलाई और कोहनी के बीच में जो बोन पाई जाती है उसे हम रेडियस बोन के नाम से जानते हैं। दोनों हाथों में है, इसलिए संख्या में 2। इसके बाद आपकी जो कलाई है, इसके अंदर याद रखिएगा, कलाई के अंदर 8 हड्डियां पाई जाती हैं और दोनों हाथों की मिला दें तो 8 + 8 यानी 16 बोन्स। तो आप यहां पर नोट कर लीजिए, आपकी कलाई के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं उन्हें आप कार्पल बोन के नाम से जानते हैं और कार्पल बोन की संख्या होती है टोटल 16, 8 + 8 यानी एक हाथ में 8 और दूसरे हाथ में 8। इसके बाद हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल बोन्स की संख्या टोटल होती है 10 यानी कि 5 + 5 ईच लेग, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइनली फैलेंजेस। फैलेंजेस की टोटल संख्या होती है 14। हमारी जो हाथ की ये उंगलियां हैं, इनके अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं उसे आप फैलेंजेस कहते हैं। आपकी जो फिंगर्स के बीच में जो जॉइंट है, यहां पर हर फिंगर के अंदर 2 जॉइंट हैं और 3 बोन्स हैं।
इस तरह से आप इन्हें यदि जोड़ेंगे तो टोटल 28 आएगा, 14 प्लस 14 ईच हैंड। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर पोर्शन की। लोअर पोर्शन के अंदर सबसे पहले है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर कॉक्सल बोन आएगी, नोट कर लीजिएगा आप इसे। ये संख्या में 2 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लेग्स एंड फीट की। लेग्स एंड फीट के अंदर सबसे पहली और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बोन है फीमर। फीमर बोन हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। यह हमारे जांग में पाई जाती है, हमारे कूल्हे और घुटने को जोड़ने का काम करती है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 45 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है। संख्या में ये 2 होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बोन, जिसे आप पटेला के नाम से जानते हैं। आप इसे जनरल बोलचाल की भाषा में कटोरी के नाम से जानते हैं। ये आपके घुटने में आगे की तरफ बोन पाई जाती है। संख्या में ये पटेला बोन 2 होती है। इसके बाद आता है आपके घुटने और नीचे जो फिट वाला एरिया है, इसके बीच में पाई जाने वाली बोन्स की, यहां पर टीबिया और फेब्यूला नाम की 2 बोन्स पाई जाती हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं। बीच में आपकी टीबिया रहती है, साइड में आपकी फेब्यूला रहती है। संख्या की बात की जाए तो दोनों पैरों में एक एक होती है, यानी 2 संख्या में ये होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टार्सल की। टार्सल बोन की संख्या टोटल 14 होती है। फिर आता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या 10 होती है। और फिर आता है लास्ट में फैलेंजेस। फैलेंजेस भी संख्या में टोटल 28 होते हैं। चाहे हाथों की बात की जाए, चाहे पैरों की बात की जाए, फैलेंजेस की संख्या हर यूनिट में, हर डिजिट में 14 होती है। यहां चाहे तो आप लिख लीजिए 14 प्लस 14, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो इस तरह से आपके पूरे शरीर के अंदर कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हमने क्विकली रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल? हमारे कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनल किसे माना जाता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो सेल है बेसिकली यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि सेल्स के अंदर एक डेवलप्ड कैटेगरी की सेल, जिसके अंदर एक वेल डिस्टिंग्विश्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस हमारे सेल के अंदर सेंटर में पाया जाता है और इसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स आदि पाए जाते हैं। इसका जो मेन काम है, ये हमारी सेल को कंट्रोल करता है। तो आप यहां पर न्यूक्लियस को कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं, कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स आदि पाए जाते हैं। तो हमारी सेल के अंदर कितने प्रोटीन्स बनने हैं, नहीं बनने हैं, किस रफ्तार से बनने हैं, इन सभी को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस न्यूक्लियस द्वारा दिया जाता है। इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, यहां पर रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका का शक्तिगृह कह सकते हैं आप हिंदी में। राइबोसोम्स की बात करें तो आप इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और लाइसोसोम की बात की जाए तो ये सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम के अगर आपसे इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो
फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, लाइसोसोम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जिसे आप डाइजेशन के नाम से जानेंगे, ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आदि का डाइजेशन करवाता है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का रिपेयर भी ये करता है। और अगर हमारे शरीर में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस आदि आ जाए तो इसे आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने का काम भी इसी का होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनशेकेबल बिलीफ इज नोन एज। यहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसे ऐड कर सकते हैं। अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। आप इसे इस प्रकार से पढ़ें कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई किसी चीज के बारे में विश्वास हो गया है जो कि वास्तव में सही नहीं है, लेकिन आप उसे कितना भी तर्क दें, वो अपने इस गलत विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? यानी किसी पर्सन ने किसी गलत चीज को सही मान लिया है, आप कितने भी उसे प्रूफ दिखा रहे हैं फिर भी वो इस चीज को नहीं मानता, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? क्या ये हेल्यूसिनेशन है, इल्यूशन है, डेल्यूशन है या फिर परसेप्शन है? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। इट इज कॉल्ड डेल्यूशन। याद रखिएगा, डेल्यूशन का मतलब होता है अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीव अबाउट समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किसी व्यक्ति को फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ हो जाए तो ये कंडीशन डेल्यूशन कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में भी इसे कई बार पूछा गया है। यहां पर हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज आपने समझ ली कि डेल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के बारे में आप लिख लीजिए, इट इज अ फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी रियल स्टिमुलाई। इट इज अ false perception without any real stimuli। यानी कि किसी व्यक्ति, मान लीजिए अपन विजुअल हेल्यूसिनेशन की बात करते हैं। एक पर्सन है जिसे उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो वास्तव में वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन वो उसे देख रहा है, उसकी बात सुन रहा है, उससे कुछ बात भी कर रहा है, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन है। यहां पर क्या है कि वास्तव में वहां पर कोई आदमी मौजूद नहीं है, हम देख रहे हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी रियल स्टिमुलाई वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कोई वहां दिखाई दे रहा है, यानी कि उसे गलत परसेप्शन हो रहा है कि वहां कोई है, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन कहलाती है। जैसे कि आप कहीं बैठे हैं, अचानक आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके कानों में कुछ आकर कहा, लेकिन वास्तव में वहां आसपास कोई नहीं है, कोई आवाज नहीं है, तो ये हेल्यूसिनेशन है। कई बार आपको खाने का टेस्ट कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कुछ ऐसा खट्टा, कड़वा, तीखा स्वाद वाला सब्सटेंस है, लेकिन वास्तव में उस डिश के अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो हेल्यूसिनेशन हो सकता है। गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन आप बेसिकली इसे कह सकते हैं। सो ये था हेल्यूसिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इल्यूशन के बारे में। इल्यूशन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा। इट इज अ रॉन्ग परसेप्शन विथ रियल स्टिमुलाई। यानी कि स्टिमुलाई तो मौजूद है लेकिन आपने इसे गलत परसीव किया। आप इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप सड़क पर कहीं जा रहे थे और कुछ अंधेरा था, चांद की रोशनी थी, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था,
रास्ते में आपने देखा कि एक रस्सी का टुकड़ा था, एग्जैक्टली रस्सी का टुकड़ा था, लेकिन अंधेरे में आपने उसे सांप समझ लिया और फिर डर गए। तो यहाँ पर जो ये रस्सी का टुकड़ा है, ये रियल स्टिमुलाई है, लेकिन आपने इसे सांप समझ लिया, यानी आपने गलत परसीव किया इसे, तो ये कंडीशन इल्यूशन कहलाएगी। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या चाहें तो इसे नोट कर लें, प्रीवियसली कई बार इसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज। बोन मैरो में यदि किसी प्रकार की न्यू ग्रोथ हो जाती है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑस्टियोमा, माइलोमा, ओडोंटोमा या फिर मायोमा? The right answer is option B, it is myoma. आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बोन मैरो होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई बोन है, आपकी कोई हड्डी है। इस बोन के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इस बोन के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इसे ही आप बोन मैरो के नाम से जानते हैं। हड्डी के बिल्कुल अंदर बीचों बीच में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें ही आप बोन मैरो का नाम देते हैं। अब ये बोन मैरो क्यों होती है, क्या काम करती है? तो याद रखिएगा, इस बोन मैरो के द्वारा ही हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट सेल्स का निर्माण किया जाता है। इन तीनों सेल्स के कामों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाती है। अगर आरबीसी नहीं होगी तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो है हमें इंफेक्शन से बचाती है और प्लेटलेट्स जो है हमें चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आती है। अब हमारी इस बोन मैरो की अचानक से नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रोथ होने लगी, तो इस कंडीशन को हम माइलोमा के नाम से जानते हैं। इसे अगर आप और स्पेसिफिकली कहें तो इसे आप माइलोमा कह दीजिए या फिर इसे मल्टीपल माइलोमा भी कह सकते हैं। आप इसे आप मल्टीपल माइलोमा के नाम से भी जानते हैं। अब मान लीजिए बोन मैरो की ये सेल्स जो हैं लगातार तेजी से ग्रोथ करने लगती हैं और ग्रोथ करते करते इस बोन मैरो की जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें एबनॉर्मल सेल्स द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इन एबनॉर्मल सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करने की क्षमता नहीं होगी और पेशेंट में इससे रिलेटेड सभी डिजीजेस देखने को मिलेंगे। और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी जगह कोई भी सेल अगर बिना एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो किए तेजी से डिवाइड करती है तो आप इसे कैंसर कह सकते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स क्या होता है तो आप बताएंगे इसे हम मल्टीपल माइलोमा के नाम से भी जानते हैं। कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी का कैंसर जो है वो मल्टीपल माइलोमा के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर के अंदर बोन मैरो में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं वो आवश्यकता से अधिक संख्या में बन जाती हैं, जिसके कारण दूसरी सभी सेल्स डैमेज हो जाती हैं और पर्सन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि का फॉर्मेशन रूटीनली नहीं हो पाता। आइए रिमेनिंग टर्म्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्टियोमा की। ऑस्टियोमा क्या है? ऑस्टियोमा, इसके अंदर दो शब्द है, ऑस्टी प्लस ओमा। OMA, ओमा शब्द आपको जहां पर भी दिखाई दे, ये एक
सुफिक्स है और इसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। सिंपली कहें तो ये कैंसर को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। ओमा शब्द आपको जहां भी लगा दिखाई दे, इसका मतलब है कि उस जगह पर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है। और ऑस्टियो शब्द से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसका मतलब होता है बोन, यानी हमारे शरीर में यदि कहीं पर बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, यानी बोन कैंसर हो जाए, तो इस कंडीशन को आप ऑस्टियोमा के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, अगर मान लीजिए हमारे शरीर की किसी बोन के ऊपर कोई न्यू बोन की ग्रोथ हो जाए, बोन के ऊपर कोई नई बोन ग्रो कर जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? बोन के ऊपर नई बोन यदि ग्रोथ हो जाए, तो इस कंडीशन को आप होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा। होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा यानी किसी बोन के ऊपर नया बोन ट्यूमर बन गया है, कोई नई बोन ग्रोथ हो गई है, कैंसर सेल्स डेवलप हो गई हैं, तो ये कंडीशन होमोप्लास्टिक ऑस्टियोमा कहलाएगी। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉडी के किसी टिश्यू के ऊपर न्यू बोन ग्रो हो गई है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड हेट्रोप्लास्टिक ऑस्टियोमा। नोट कर लीजिएगा, हेट्रोप्लास्टिक ऑस्टियोमा। ये दोनों पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोम सॉरी ऑप्शन सी में वर्ड आया है ओडोंटोमा की। नोट कर लीजिएगा, इसे भी, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ओडोंटोमा, ओडोंटोमा के बारे में याद रखिएगा, इट इज स्लो ग्रोइंग asymptomatic neoplasm in jaw। देखिए, इस पर गौर कीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के जबड़ों में, जॉ में अगर कोई कैंसर लाइक न्यू ग्रोथ हो जाए, एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ को आप नियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति के जबड़ों में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाए और इसके कारण किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं हो, और ये अगर धीरे धीरे हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप ओडोंटोमा के नाम से जानते हैं। ओडोंटोमा वह कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति के जबड़े में एक एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन ये ग्रोथ किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को कॉज नहीं करती और बहुत ही धीरे धीरे होती है। लास्ट में हमारा जो ऑप्शन डी के अंदर वर्ड आया था वो था मायोमा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मायोमा क्या है? जब कोई वुमेन चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, रिप्रोडक्टिव एज में होती है, 15 से 45 की उम्र के दौरान होती है, तो उसके यूट्रस में एक ट्यूमर बन जाता है, एक नॉन कैंसरस गांठ बन जाती है, इसे ही हम मायोमा के नाम से जानते हैं। देखिएगा, मायोमा को आप यूट्राइन फिब्रॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज यूट्राइन फिब्रॉइड्स। मायोमा को आप यूट्राइन फिब्रॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ नॉन कैंसरस ट्यूमर और ग्रोथ इन द यूट्रस। यूट्रस में कैंसर नहीं है ये एग्जैक्टली,
एक गांठ का बनना है जो कि कैंसरस ना हो, मायोमा कहलाता है। इसे आप यूट्राइन फिब्रॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कारण की वजह से पेरिनियल टीयर नहीं होता? इनमें से कौन सा ऑप्शन पेरिनियल टीयर होने का कारण नहीं है? लार्ज बेबी, रिजिड पेरिनियम, फेस प्रेजेंटेशन या गायनेकॉइड पेल्विस? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि गायनेकॉइड टाइप का जो पेल्विस है, ये नॉर्मल टाइप का पेल्विस होता है। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला पेल्विस है जो कि वेजाइनल बर्थ में फुली सपोर्ट करता है। यानी कि वेजाइनल डिलीवरी इस प्रकार के पेल्विस के होने पर आसानी से हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का डैमेज, टीयर, नुकसान, कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं देखने को मिलता। अप्रोक्सीमेटली बात की जाए तो 45% वुमेन में इसी गायनेकॉइड टाइप का पेल्विस होता है। और इसके पेल्विक इनलेट की बात की जाए, पेल्विक ब्रिम की बात की जाए तो ये राउंडेड शेप की होती है, गोलाकार होती है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से इससे पास हो जाता है। अब अगर मान लीजिए डिलीवरी के समय जो बच्चा है वुम्ब में, उसका साइज नॉर्मल से ज्यादा है, मान लीजिए मदर को डायबिटीज है तो उसका बच्चा मैक्रोसोमिक होगा, यानी आकार में बड़ा, वजन में ज्यादा होगा, तो बड़े बच्चे को वेजाइनल कैनाल से पार होने में दिक्कत आएगी। अगर मान लीजिए वुमेन की वजाइना के जो मसल्स है बहुत ज्यादा टाइट है, उनमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो बच्चा जब बाहर आने की कोशिश करेगा तब वो इलास्टिक ना हो पाने के कारण वो फट जाएंगी, तो वहां पर ये टीयर हो सकता है। फेस प्रेजेंटेशन बच्चे का है तो उससे बाहर आने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए होगा, तो वहां पर ये पेरिनियल टीयर देखने को मिल सकता है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली पेरिनियल टीयर का क्या मतलब है। पेरिनियल टीयर को आप वेजाइनल टीयर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे आप पेरिनियल लैसरेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में और बात कर लें। जब वेजाइनल डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय बच्चे का हेड जब वल्वल आउटलेट के करीब होता है, वेजाइना से बाहर आ रहा होता है, तो उस समय अगर वेजाइनल ओपनिंग का साइज नॉर्मल से कम है या बच्चे का हेड साइज ज्यादा है, तो वेजाइना और एनस के बीच के जो एरिया है, यहाँ के जो मसल्स हैं, इनमें टीयर हो जाता है, ये मसल्स फट जाते हैं ताकि बच्चा यहां से आसानी से बाहर आ सके, वल्वल आउटलेट का साइज नॉर्मल से बढ़ सके, और इसी प्रकार किसी को हम पेरिनियल टीयर के नाम से जानते हैं। डिलीवरी के समय बच्चा आसानी से बाहर आ सके, इसलिए जो पेरिनियल एरिया के मसल्स हैं वो फट जाते हैं। इसे ही हम वेजाइनल टीयर या पेरिनियल टीयर के नाम से जानते हैं। आपने एपिसियोटोमी का प्रोसेस भी सुना होगा, जिसमें डिलीवरी के समय पेरिनियम मसल्स के एरिया में हम एपिसियोटोमी सीजर की मदद से कट लगा देते हैं, उससे भी बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाती है। अगर हम एपिसियोटोमी करते हैं तो ये आर्टिफिशियल टीयर हो गया, और अगर बाई बर्थ होता है, नेचुरली होता है, तो ये पेरिनियल टीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगोटोमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर। वेगोटोमी प्रोसीजर किस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नर्व डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में, रिगर्गिटेशन, पेप्टिक अल्सर, हेपेटाइटिस? एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेगोटोमी प्रोसीजर के द्वारा हम पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर का सिंपल मीनिंग है पेट में अल्सर्स का हो जाना, घाव का हो जाना। इसके अगर मोस्ट कॉमन कॉज का आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन।
ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और अगर इस बैक्टीरिया से हुए पेप्टिक अल्सर का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये इन्फेक्शन, ये अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर में डेवलप हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये वैगोटॉमी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। वैगोटॉमी प्रोसीजर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वैगोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें हमारी जो वेगस नर्व है उसकी एक या एक से अधिक ब्रांचेस को काट दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं वो कम हो जाएं। देखिएगा, हमारी जो वेगस नर्व है, इस वेगस नर्व की एक या एक से अधिक ब्रांचेस को हम कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि कम से कम गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो, कम से कम HCl आदि का सिक्रीशन हो। और अगर HCl और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस नहीं होंगे तो ये जो अल्सर है जल्दी हील हो जाएगा। सो ये प्रोसीजर वैगोटॉमी कहलाता है। यहाँ पर हमने बात की है वेगस नर्व की। आइए वेगस नर्व के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी जो नर्व है उसे आप वेगस नर्व के नाम से जानते हैं। कई बार इसे आवारा नर्व भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ब्रांचिंग बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स में देखने को मिलती है। क्रेनियल नर्व नंबर 10 है ये। इसके द्वारा डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, रिफ्लेक्सेस जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग आदि फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। जब भी हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है हमारी हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर जो रिगर्गिटेशन वर्ड दिया गया है, रिगर्गिटेशन शब्द का मतलब होता है बैकवर्ड फ्लोइंग ऑफ द फूड। आपने मान लीजिए कुछ खाया या पिया, अचानक से ये खाना आपके स्टमक से वापस मुंह की तरफ आने लगे, यानी वॉमिटिंग लाइक फील हो, तो ये कंडीशन रिगर्गिटेशन है। अगर फूड स्टमक से निकलकर माउथ तक आया तो ये रिगर्गिटेशन है। अगर ये माउथ से बाहर निकल गया तो ये वॉमिटिंग है। इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन डी के अंदर कंडीशन दी गई है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन। किसी भी शब्द के पीछे यदि आइटिस शब्द लगा हो तो इसका मतलब है उसमें इन्फ्लामेशन का होना। हेपेटाइटिस मींस लीवर की इन्फ्लामेशन और मोस्टली इसमें वायरल जो डिजीजेज हैं उनको, वायरल इन्फेक्शन को इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्टेड विथ। किस वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर नेगरी बॉडीज पाई जाती हैं? फ्लोपॉक्स वायरस, वैक्सीनिया वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रेबीज वायरस। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रेबीज वायरस को आप रेहब्डो वायरस के नाम से भी जानते हैं और इसके द्वारा जो डिजीज होता है उसे रेबीज कहा जाता है, जो कि हाइड्रोफोबिया आदि कंडीशन के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये नेगरी बॉडीज होती क्या है। मान लीजिए किसी पर्सन को रेबीज हो गया, किसी पेट को रेबीज हो गया, और इस पेट की जब आप नर्व सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस नर्व सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर राउंड या ओवल शेप की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन्हें ही आप नेगरी बॉडीज के नाम से जानते हैं। देखिएगा, इसे चाहे तो आप नोट भी कर लीजिएगा। किसी को रेबीज हुआ, रेबीज वायरस इंफेक्शन हुआ, रेबीज वायरस इंफेक्शन होने के बाद नर्व सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में स्मॉल राउंड और ओवल शेप स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इसे ही हम नेगरी बॉडीज के नाम से जानते हैं।
जो ये रेबीज डिजीज है ये डॉग बाइट के कारण होता है। ऐसा कोई भी डॉग आपको यदि बाइट कर ले जिसमें रेबीज वायरस उसके सलाइवा में उसकी लार में मौजूद है तो आपको रेबीज होने की संभावना रहती है। और याद रखिएगा, जैसे ही कभी किसी क्लाइंट को डॉग बाइट हो तो तुरंत उसके घाव को रनिंग वाटर के नीचे काफी 10 से 15 मिनट तक रखना है ताकि जो वायरस इन्वेजन का खतरा रिड्यूस हो सके। उसके बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है और जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसे प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आपने इस चीज में लापरवाही की तो याद रखिएगा, रेबीज का कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को रेबीज डिजीज हो जाए तो फिर उसकी डेथ होना निश्चित है, यानी कि रेबीज एक बहुत ही ज्यादा फैटल कंडीशन होती है। रेबीज अगर इंफेक्शन हो जाता है क्लाइंट को तो उसमें फीवर, हेडेक, एक्सेसिव सलाइवेशन, फियर फ्रॉम वाटर, मेंटल कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, पैरालिसिस, मसल स्पाज्म आदि फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client reports becoming involved with legislation that promotes gun safety after death of a child by accidental shooting. Which defense mechanism is the client exhibiting? किसी व्यक्ति के द्वारा अचानक बंदूक चलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद ये व्यक्ति अपने आप को उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देता है जो कि गन सेफ्टी को प्रमोट करती हो और सरकार द्वारा गन सेफ्टी के विषय में कानून बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाती हूं। ऐसा करके व्यक्ति कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा है यह आपको बताना है। सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिनायल या फिर इंटेलेक्चुअलाइजेशन। The right answer is option 1. It is sublimation. जब किसी व्यक्ति के द्वारा समाज में किसी अनएक्सेप्टेबल चीज को एक्सेप्टेबल तरीके से की जाए तो ये कंडीशन सब्लिमेशन है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आने के कारण वो अक्सर लोगों से मारपीट कर लिया करता है। तो जब उसे लोगों द्वारा बुरा भला कहा जाने लगा तो उस व्यक्ति ने अपने इस गुस्से को बॉक्सिंग के शौक में बदल दिया। अब वो व्यक्ति रोज बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और अच्छे बॉक्सर के रूप में खुद को बना लेता है। तो यहां पर उसके लड़ाई झगड़े की इस आदत को समाज के द्वारा बुरा कहा गया। तब उसने अपनी इस आदत को बॉक्सिंग रिंग में एज अ स्पोर्ट्स डेवलप किया और फिर लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा समाज में अनएक्सेप्टेबल चीज को एक्सेप्टेबल चैनल के थ्रू कन्वर्ट किया गया। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, is an acute disturbance of consciousness change in cognition that develops over a brief period? अगर किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस और उसका कॉग्निशन कुछ समय के लिए अचानक डिस्टर्ब हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पर्सन कुछ समय के लिए पूरी तरह होश में ना हो, उसकी याददाश्त सही तरीके से काम ना करे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डिमेंशिया, डेलीरियम, हेलुसिनेशन, एमनीशिया। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसे हम डेलीरियम के नाम से जानते हैं।
डेलीरियम शब्द का एग्जैक्ट अगर आपसे मतलब पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज में कुछ समय के लिए अचानक डिस्टरबेंस आ जाए और उस इसी दौरान उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस ना हो तो ये कंडीशन डेलीरियम कहलाती है। कंफ्यूज्ड थिंकिंग with reduced awareness of surroundings is called delirium। अब यहां पर डिमेंशिया और एमनीशिया दो वर्ड्स दिए गए हैं, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आइए इनके बारे में जान लें। जनरल अगर आप मीनिंग की बात करेंगे तो डिमेंशिया और एमनीशिया दोनों के अंदर ही मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। अब इनमें फर्क क्या है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर सिर्फ मेमोरी लॉस है, ओनली मेमोरी लॉस है, तो ये कंडीशन एमनीशिया कहलाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में मेमोरी लॉस के साथ साथ उसकी जो जनरल कॉग्निशन स्टेटस है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग या फिर दिन भर की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो ये कंडीशन डिमेंशिया कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया कौन सा है, तो आप बता सकते हैं एल्जाइमर्स डिजीज। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। डिमेंशिया वह कंडीशन है जिसके अंदर व्यक्ति की मेमोरी लॉस होती है प्लस उसकी डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग और डेली एक्टिविटीज को करने की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। जबकि एमनीशिया वह कंडीशन है जिसमें सिर्फ मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, बाकी सभी फंक्शंस सही काम करते हैं। हेलुसिनेशन के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।